भिखारी ठाकुर को अंदर से हमने जानने की कोशिश की, उनके नाटकों को गहराई से पढ़ा कि भिखारी ठाकुर पर काम करने की प्रेरणा कैसे मिली आपको। अगर भिखारी ठाकुर पर काम हो तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा और इसका सामाजिक महत्व भी होगा। जेवर के लालच में नायिका उस जेवर विक्रेता यानी सोनार से उसके बहकावे में आ जाती है और अपने पुत्र तक का वध कर देती है। तो आदमी का इतने नीचे तक चले जाना। चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, कलकत्ते पर बजर पड़े कि बहुत दिन तक नायिका गांव में रह जाए अकेले तो शारीरिक भूख भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस भूख के शिकार वो हो जा सकती है। क्या उन्हें ऊंची जातियों के लोगों का विरोध झेलना पड़ता था कि बरजत रहलन बाप मतारी, नाच में तू मत रहा भिखारी। अच्छा। नमस्कार, जन मीडिया न्यूज़ की टीम आज पटना के न्यू अजीमाबाद कॉलोनी में है। हम यहाँ मिल रहे हैं भोजपुरी साहित्य के शलाका पुरुष तैयब हुसैन पीड़ित से। हालांकि अब वो पीड़ित नहीं लिखते हैं, अब उन्होंने अपनी किताबें सिर्फ तैयब हुसैन के नाम से लिखते हैं। अब तैयब हुसैन दरअसल भोजपुरी साहित्य के एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने भोजपुरी के हर विधा पर अपनी कलम चलाई है, लेकिन देश और दुनिया में जो इनकी ख्याति है वह भिखारी ठाकुर पर इनके विद्वत्पूर्ण शोध के कारण है। इन्होंने इतना गहरा शोध किया है भिखारी ठाकुर के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर कि देश और दुनिया में जहाँ भी भिखारी ठाकुर पर शोध होता है लोग तैयब हुसैन को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहते हैं। संयोग से वह पटना में हम लोग के बीच हैं, तो हम लोग आज उनसे बात करेंगे भिखारी ठाकुर पर भी और उनके लेखन पर भी। इससे पहले हम आपको बता दें कि तैयब हुसैन जी ने अब तक लगभग 20 किताबें लिखी हैं और इन 20 किताबों में तकरीबन 12 किताबें सिर्फ भोजपुरी में हैं और इसकी इन 20 किताबों के अलावा लगभग 6 किताबों का उन्होंने संपादन किया है। इन किताबों में कहानी, कविता, आलोचना, जीवनी, कई सारे विषय शामिल हैं। इन्होंने अद्भुत काम किया है अपने पूरे जीवन में और खासकर भिखारी ठाकुर के जीवन पर। तो हम लोग सबसे पहले भिखारी ठाकुर पर ही बात करेंगे कि भिखारी ठाकुर पर काम करने की प्रेरणा कैसे मिली आपको। देखिए, मैं कॉलेज में हिंदी का प्राध्यापक था जी। तो 10 साल के बाद रीडर से प्रोन्नति होती है, माने व्याख्याता से प्रोन्नति होती है रीडर में। अच्छा जी। तो उस वक्त कुछ क्वालिफिकेशन बढ़ाने की बात होती है। बिल्कुल। तो एक तो आवश्यकता मेरे सामने ये थी कि मुझे पीएचडी अब कर लेना चाहिए ताकि प्रोन्नति में आसानी हो। और दूसरे, जैसा कि मैंने वो सद्य प्रकाशित जो हमारी किताब है भिखारी ठाकुर अनगढ़ हीरा जी, उसकी भूमिका में मैंने लिखी है जी कि मैं जिस गांव में रहता था वो गांव भी भिखारी ठाकुर के जिले का गांव है। अच्छा। और उसमें भी सामंती व्यवस्था थी जी, लेकिन वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे पर्व त्योहारों में। अच्छा। जैसे होली के समय जोगिरा हो गया जी, साल में 1-2 नाटक खेले जाते थे। फिर मेरी पढ़ाई बेसिक स्कूल में हुई और आप जानते हैं कि बेसिक शिक्षा में भी काम के साथ तो पढ़ाई होती है, लेकिन उसमें वो सांस्कृतिक कर्म पर भी ध्यान दिया जाता है। अच्छा जी। तो वहाँ से भी मैंने इसको सीखा और नाटक में भाग लिया करता था। और भूमिका में ही है कि गांव के दक्षिण टोले में दलितों की बस्ती थी, जिसको हम लोग दक्षिण टोला कहते हैं। दक्षिण टोला उसको कहते ही है। और दलितों की चिट्ठी कौन लिखे कौन पढ़े जी, एक विश्वास का भी कारण था उनके पास। बिल्कुल। तो वो मेरे पास सीधे आंख बंद करके आते थे। अच्छा। उनका विश्वास था कि मेरी चिट्ठी बहुत दूर तक जाती है, मारी नहीं जाती है। वो जो बोलते हैं हम ठीक ठीक उनकी बात लिख देते हैं। हालांकि पता ठीक रहे तो चिट्ठी को तो जाना ही है। बिल्कुल। लेकिन उनके विश्वास का आप क्या करें जो मेरे साथ जुड़ गया था। तो ये भी काम मैं करता था। तो इन सारे माहौल को आप देखें और उसके बाद जब मैं
पटना आने जाने लगा और पटना के भोजपुरी संगठनों से जुड़ा जी। तो यहाँ मुझको एक संपादक मंडल में सदस्य बनाया गया और उस संपादक मंडल का ये काम था कि भिखारी के नाटकों का संपादित रूप प्रकाशित हो पुस्तक की शक्ल में। अच्छा। मैं आपको बता दूं कि भिखारी की जो किताबें फुटपाथ पर बिका करती थीं उसमें मुख्य रूप से मोटे अक्षरों में गीत हुआ करते थे। अच्छा। संवाद नहीं के बराबर होते थे। तो बिना संवाद के नाटक तो होता नहीं। बिल्कुल। और उनके जो कलाकार थे वो संवाद मौखिक याद रखते थे। सही बात है। जो बोल देते थे वो कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता था जी। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये काम नहीं किया जाए तो बहुत दिन के बाद ये कलाकार भी जब गुजर जाएंगे तो ये संवाद भी बताने वाला कोई नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी कहा कि पहले जो भिखारी ठाकुर की किताबें आती थी उसमें सिर्फ गीत होते थे, संवाद नहीं होते थे। तो आपने क्या किया, क्या भिखारी ठाकुर की जो टीम हुआ करती थी उसके जो कलाकार जीवित थे उनसे बातचीत करके संवाद जुटाए? नहीं, उनसे वो क्या संवाद बोलते थे जी, उनसे हम लोग बुलवाए उसी शैली में और उसे रिकॉर्ड किया गया। अच्छा। और फिर उसे लिखा गया। अच्छा। और इस तरह एक एक नाटक तैयार हुआ और इस तरह उनके 10 पूर्णांक नाटक हमारे सामने आए जो संवाद के साथ गीतों के साथ पूरी तरह से कह सकते हैं कि वो नाटक की शक्ल में थे। ठीक बात है, ठीक बात है। और इस तरह 2 खंडों में भिखारी ठाकुर रचनावली खंड 1 जिसमें 5 नाटक, ठीक है। और भिखारी ठाकुर रचनावली खंड 2 जिसमें फिर 5 नाटक, उनके 10 नाटकों का संपादित रूप निकला। ठीक। तो आपने पूछा था कि आप कैसे इधर आए जी। तो अब इतना करने के बाद स्वाभाविक रूप से मेरा झुकाव भिखारी ठाकुर की ओर हुआ। भिखारी ठाकुर को अंदर से हमने जानने की कोशिश की, उनके नाटकों को गहराई से पढ़ा और इसलिए मुझको लगा कि इस पर किसी ने काम नहीं किया है। अगर भिखारी ठाकुर पर काम हो तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा और इसका सामाजिक महत्व भी होगा क्योंकि भिखारी ठाकुर साधारण लोगों के लिए लिखते थे और ये बहुत बड़ी बात है कि भिखारी ठाकुर की कला साधारण लोगों की कला थी और हम उस पर काम करते। तो इसीलिए हम भिखारी ठाकुर की ओर मुखातिब हुए। अच्छा, एक बात बताइए, आज के दौर में भिखारी ठाकुर को लेकर बहुत शोर है। कई नाट्य संस्थाएं भिखारी ठाकुर के शिल्प को उठाकर मतलब भिखारी ठाकुर के फॉर्म पर काम कर रही हैं, लेकिन वो जिन समस्याओं को अपने नाटकों में उठाते थे, जिन चीज़ों को उठाते थे, वो भेदभाव, मतलब उनके जो नाटक थे वो मुख्य रूप से सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित थे। उन सामाजिक समस्याओं पर बात नहीं होती है, बात सिर्फ उनके फॉर्म पर होती है, कंटेंट पर नहीं होती है। क्या ये बात सही है? नहीं, असल में लोग अध्ययन ठीक से करते नहीं हैं जी। और एक पक्षीय जब आप अध्ययन कीजिएगा, मान लीजिए आप नाटक से जुड़े हुए हैं जी, तो आप निश्चित रूप से उसके टेक्निक पर ज़्यादा बात कीजिएगा। नाटक को अगर आपने पढ़ा है, उसको समझा है जी, और उस समाज की बात भी आप जानते हैं तो शायद बात पूर्णांग होगी। ऐसा होता नहीं। देखिए, भिखारी ठाकुर का काल आप देखिए जी, तो बात समझ में आएगी कि उसके पहले 1833-34 तक गिरमिटिया मजदूर का आना जाना बंद हो गया था। अच्छा। और वो जा चुके थे। तो इस तरह से विदेशी शब्द हवा में थी। अच्छा। विदेश चूंकि गिरमिटिया मजदूर गए थे, इसलिए वो विदेशी शब्द हमारे यहाँ था पहले से। भिखारी ठाकुर के समय गांधी का आंदोलन भी चल रहा था। ठीक बात। और गांधी के आंदोलन के कुछ नमूने थे, कुछ उनका कहना था। ठीक। और उस कहने में ये था कि आदमी को मद्य निषेध करना चाहिए, शराब का पान नहीं करना चाहिए। भिखारी ठाकुर ने गांधी की उस बात पर एक नाटक लिखा, कलयुग प्रेम। अच्छा। हालांकि दर्शकों ने उस नाटक का नाम कर दिया पियवा निसाइल। पियवा निसाइल जी। तो ये मद्य निषेध पर
गांधी के प्रभाव में लिखा गया भिखारी ठाकुर का नाटक था। भिखारी ठाकुर जहाँ रहने वाले थे, कुतुबपुर दियारा क्षेत्र है वो, और वहाँ जब तब बाढ़ आ जाया करती है, फसल नष्ट हो जाती है, कोई कल कारखाना नहीं है। तो बाढ़ की समस्या पर उन्होंने एक नाटक लिखा और उसमें वो मेले में जाते हैं नायक नायिका, वहाँ साधु ठग लेता है, जेवर ठग लेता है, बच्चा उस नायक को नहीं है तो बच्चा पैदा करने की नियत से कई तरह से वो परेशान करता है उसके परिवार को। तो इस तरह धर्म में जो बाह्याडंबर आ गए थे। अच्छा। और लोग ठगे जा रहे थे धर्म के नाम पर, भिखारी ने उधर ध्यान दिया। मतलब धर्म के नाम पर ठगने की प्रक्रिया तो आज भी जारी है, आज भी जारी लेकिन वो उस दौर में उस पर नाटक लिख रहे थे। नाटक लिख, जब कोई धार्मिक आडंबर पर सवाल नहीं उठाता था, हाँ सवाल नहीं उठाता, तब वो नाटक लिख रहे थे। लिखा गया। जी, हाँ। जी। और मेले में वो नायक नायिका जाते हैं और वहाँ साधु उनको बच्चा देने का वादा करता है और सारे जेवर ठग लेता है। यहाँ तक कि साधु के बहकावे में अपनी बूढ़ी माँ को नायक गंगा में ढकेल देता है कि वो डूब मरे और सिर्फ हम और पत्नी रहे। ये सारी बातें होती हैं। तो आदमी का इतने नीचे तक चले जाना और संतान के लिए या धर्म पर विश्वास करके, इस बात को भिखारी ठाकुर ने छुआ। एक तीसरी बात कि उन्होंने, गांधी ने ये भी कहा था कि आभूषण का परित्याग करना चाहिए। अच्छा। और आभूषण में जो परिवार खर्च करता है वो आंदोलन में अगर सहायता करे तो शायद आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। ठीक बात है। तो एक पुत्रवध नाटक भिखारी का मिलता है जिसमें जेवर के लालच में नायिका उस जेवर विक्रेता यानी सोनार से उसके बहकावे में आ जाती है और अपने पुत्र तक का वध कर देती है। हालांकि उसका पुत्र अपना पुत्र नहीं है, सौतेला बेटा है, लेकिन वध तक बात चली जाती है जेवर के कारण। ये एक तीसरा गांधी के प्रभाव में लिखा गया नाटक था। और एक तीसरी बात उस समय हो रही थी कि जब लगन के दिन समाप्त हो जाते थे तो भिखारी के साथ जो कलाकार दूसरे रहते थे उनका क्या हो। अच्छा। तो उनकी परवरिश के लिए, उनके निर्वाह के लिए वो लगन के बाद वहाँ चले जाते थे जहाँ भोजपुरी भाषा भाषी रहते हों। अच्छा। जैसे कलकत्ता, जैसे असम, जैसे नेपाल, ऐसी जगहों में भोजपुरी भाषा भाषी के संपर्क में आते थे। वो टिकट पर उनके तमाशे होते थे। अच्छा। और इससे जो आय होती थी वो कुछ कलाकारों को मिलता था, कुछ खुद रखते थे और इस तरह उनका काम सालों भर चला करता था। तो अब बंगाल जो बार बार जाना हुआ, तो आप जानते हैं कि बंगाल कला के मामले में भी काफ़ी आगे है। बिल्कुल। तो वहाँ उन्होंने कुछ नई तकनीक सीखी। जैसे उन्होंने बाउल को देखा जी। और बाउल अपने आप में एकल अभिनय करता है। ठीक बात है। गाना गाता है, कुछ साज बजाता है, थोड़ा सा नाच लेता है, कुछ घूम लेता है। तो बाउल के ये जो एकल अभिनय है, भिखारी ठाकुर ने उसको अपने अंदर समाहित कर लिया था। अच्छा। और मैंने देखा है कि भिखारी ठाकुर जब मंगलाचरण में आते थे स्वयं, बिल्कुल, कभी साधु बन के, कभी ब्राह्मण बन के, तो उपदेश के साथ जो वो गीत पेश करते थे वो ठीक बाउल की शैली का गीत होता था। अच्छा। और फिर यात्रा एक शैली, बिल्कुल, वो भी बंगाल की है जी। हाँ, तो यात्रा एक तरह से ओपन थिएटर है। वही कलाकार आते हैं जाते हैं, ना कोई पर्दे की जरूरत है, ना कोई सीन सीनरी की जरूरत है। सीन है भी तो बहुत मामूली कुछ। ठीक बात है। तो ये शैली आप देखेंगे कि विदेशिया की जो शैली है उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो यात्रा से बहुत मेल खाता हुआ मिलेगा। और न केवल तकनीकी मामले में बल्कि वहाँ से कुछ क्रांतिकारी बातें भी भिखारी लाए। ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि भिखारी की अपनी सीमा थी और भिखारी गांव में रह के तुलसीदास से ज़्यादा प्रभावित थी, इसलिए धर्म से
बहुत ऊपर उठने की हिम्मत भिखारी ठाकुर में नहीं थी, तब भी उन्होंने कुछ समस्याएं छुई हैं जी। जैसे अगर विदेशी चला गया बंगाल और नायिका यहाँ रह गई गांव में और बहुत दिनों तक वह नहीं आया, तो नायिकाओं में से कुछ अपने पति का पता लगाने कलकत्ता तक चली जाती थी। अच्छा। और वहाँ जाने के बाद पति मिल जाए तब तो ठीक है, आ जाए तब तो ठीक है, नहीं आए तो असफलता में वो चटकल मजदूरों के खाना बनाती थी। अच्छा। और उसके बाद देह संबंध भी स्थापित हो जाता था और इस तरह वो वेश्याएं जो काम करती थी कुछ वहाँ तक वो गिर जाती थी। ऐसी नारियों की अपनी मजबूरी थी, लेकिन भिखारी ने सीधे सीधे उसे रंडी या तवाइफ आदि नामों से संबोधित किया है। तो ये समस्या कलकत्ते की है जो भिखारी अपने यहाँ विदेशिया में उठाते हैं। हाँ, लेकिन ये समस्याएं सीधे जो भोजपुरी जनमानस है जो पलायन करता था कलकत्ता काम की तलाश में, आपने एक जगह त्रिलोचन की कविता को भी उद्धृत किया है, चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, कलकत्ते पर बजर पड़े। इसलिए कलकत्ता तो हमारे भोजपुरी जनमानस के बिल्कुल जीवन में है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने भिखारी ठाकुर को बहुत गंभीरता से पढ़ा है, लिखा है, बल्कि भिखारी ठाकुर को जिया है आपने। ये बताइए कि भिखारी ठाकुर जिस जात समाज से आते थे और वो एक सांस्कृतिक कर्म कर रहे थे, तो क्या उन्हें भी उस भेदभाव को झेलना पड़ा जो भेदभाव उनकी जाति के लोग झेलते थे? बहुत झेलना पड़ा। देखिए, एक बात जो छूट गई है मैं चाहता हूँ जोड़ता चलूँ ताकि मुकम्मल हो जाए। जी जी। बंगाल से संबंधित बात। तो इसके अलावा जो सबसे क्रांतिकारी उनका नाटक है वो है गबर घिचोर। अच्छा जी, बिल्कुल। और गबर घिचोर में जो सवाल उठाया गया है वो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि बहुत दिन तक नायिका गांव में रह जाए अकेले तो शारीरिक भूख भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस भूख के शिकार वो हो जा सकती है, दूसरे के बच्चे की माँ बन जा सकती है, और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसकी सामाजिक स्थिति क्या होगी, सामाजिक मान्यता का क्या होगा, उस पर किसका अधिकार होगा, आदि आदि बातों को, मतलब कोख पर किसका अधिकार है, बिल्कुल, आदि आदि बातों को भी उन्होंने गंभीरता से उठाया है गबर घिचोर। जी जी। अच्छा, आपने जो सवाल किया वो सवाल मैं अब उस पर लौट रहा हूँ जी। एक तो अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग कारण बताया है, लेकिन मैंने जो अध्ययन किया है शोध में तो उसमें मिला ये कि शुरू में तो वो जातिगत पेशा ही करते थे, वो नाऊ जाति के थे। बिल्कुल। इसलिए नाऊ का जो काम होता है समाज में, कुछ लड़की वाले का काम करना, कुछ लड़के वाले का काम करना, विवाह शादी में काम करना, विधि व्यवहार करना, मरने के बाद श्राद्ध में भी कुछ भूमिका अदा करना, पंडित जी के साथ मिल करके कुछ करना। तो भिखारी अपने परिवार के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ यही सब काम करते थे। लेकिन माँ और पिता चाहे महसूस करें या ना, भिखारी इस शिद्दत से महसूस करते थे कि ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उनको मजदूरी ब्राह्मण की अपेक्षा कम मिल रही है। तो ये बात उनको सालती थी। और एक बार तो कहा जाता है कि वो एक बार वो मरण की चिट्ठी लेके गए कहीं बाहर, तो उस बुढ़िया ने चिट्ठी ली नहीं, बल्कि वो चिट्ठी ले करके भी फाड़ के फेंक दिया जाता है। जी जी। लेकिन चिट्ठी वो ली ही नहीं और फिर भिखारी को बिना एक गिलास पानी दिए ही लौटा दिया। और गर्मी का दिन था, चिलचिलाती धूप थी, भिखारी को प्यास लगी थी और भिखारी ने मन ही मन उसी समय सोच लिया कि अब इस पेशे से मेरा काम नहीं चलेगा। शायद अंदर उनके कलाकार भी था जो जीवित था, क्योंकि गाय चराने के क्रम में वो झिटका बजा के गाना और फिर गमछी मुंह पर रख के सर पे रख के नाचना, ये सब अपने साथियों के साथ, चरवाहे साथियों के साथ थोड़ा बहुत सीख लिया था। तो ये कलाकार उनके अंदर जिंदा था। तो वो आए, एक दो दिन तक वो मायूस रहे, उदास रहे और बिना गार्जियन से कुछ कहे वो भाग गए, यहाँ से कलकत्ता चले गए। तो ये कलकत्ता उनका जाना ये जातिगत भेदभाव के कारण ही हुआ। इस बात को
हम समझेंगे। और फिर कलकत्ता से कुछ सीख करके वो लौटे, तब भी वो गांव में ही काम करना चाहते थे। और उन्होंने अपने एक दोस्त जो सवर्ण थे, रामानंद सिंह, उनके साथ रामलीला करना शुरू किया। अच्छा। रामानंद सिंह के दलान में रामलीला होता था और बाली बनते थे भिखारी और सुग्रीव बनते थे रामानंद सिंह, दोनों में गदा युद्ध होता था। अच्छा। बाद में भिखारी अकेले हनुमान की भूमिका में आ गए। लेकिन वो रामलीला शुरू होने के पहले एक जो भाषण होता है, सूत्रधारिये होता है, वो भिखारी ही करते थे। अच्छा। ये उन्होंने सीखा था वहाँ जाकर के कि एक नायक जो ग्रोह का मालिक होता है वो कैसे पहले कुछ प्रवचन करता है, बिल्कुल नाटक की भूमिका बताता है और सब नाटक शुरू होता है तो शायद लोग चाव से देखते हैं। तो ऐसा वो करने लगे। अब फ्रायड को यहाँ अगर सामने आप रखिए तो उनके अंदर जो ये दबी भावना थी कि हम छोटी जाति में पैदा हुए हैं, इसलिए ये भूमिका हम नहीं कर सकते हैं, ये मुझको करनी चाहिए, ये करना चाहते थे। तो ये इसमें वो आगे बढ़ना चाह रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि जो छोटी जाति के लोग हैं वो राम, लक्ष्मण या ऐसे देवताओं की भूमिका नहीं कर सकते हैं। अच्छा। बनाई है। और तब उनको चोट लगी और रामलीला से उन्होंने तौबा किया और सब एक ही सहारा रह गया, वो नाच मंडली बनाना। तो नाच मंडली बनाई उन्होंने। पहले उसमें सिर्फ नाच हुआ करते थे, बाद में उन्होंने देखा कि नाच से रात भर का काम नहीं होता था और जिसके पैसे आप लेंगे वो तो आपसे काम चाहेगा, बिल्कुल, जब तक वो जगह रहेगा। तो आसपास से उन्होंने नाटक के कथानक लिए, कुछ गांधी के आंदोलन से, कुछ आसपास जो वो बेटियों को लोग बेच देते थे वो लिया, कुछ बेमेल शादियाँ होती थी वो लिया, कुछ बेटियाँ असमय विधवा हो जाती थी तो विधवा की समस्या, यद्यपि उन्होंने कहा है कि बूढ़शाला जैसी संस्था बढ़नी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि तुलसी से इस बुरी तरह प्रभावित हैं भिखारी ठाकुर कि आखिर में विधवा को भी वो एक साधु के आश्रम में रख देते हैं। अच्छा। और आप जानते हैं कि इतिहास है कि साधु के आश्रम में जो विधवाएं रह जाती हैं और वो अगर उसकी उम्र कम है तो फिर वेश्यावृत्ति वहीं से सही बात शुरू होती है। तो भिखारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और ये एक समाधान पेश किया कि जो विधवा हो जाए असमय, उसको साधुओं के साथ उसके मठ में रह जाना चाहिए। हालांकि रेणु की कहानी तो बार बार इस बात को कहती है कि साधुओं के यहाँ आश्रम में क्या होता है। ठीक बात है। तो ये भिखारी की जो जातिगत समस्या थी और समाज से उसका टकराव था और फिर भिखारी बीच से रास्ता निकालते हैं, इधर मैंने आपका ध्यान खींचा। अच्छा, एक बात बताइए कि जब उन्होंने नाटक शुरू किया तो नाटक करने के दौरान भी क्या उन्हें ऊंची जातियों के लोगों का विरोध झेलना पड़ता था? अगर ऊंची जातियों के टोले में वो नाटक करने जाते हैं या पिछड़ी जातियों के टोले में नाटक करने जाते थे तो किस तरह का विरोध या भेदभाव उनको झेलना पड़ता था? देखिए, वैसे भी समाज में नाच को अच्छा नहीं माना जाता, तब भी नहीं माना जाता था। इसलिए भिखारी ने एक जगह लिखा है कि बरजत रहलन बाप मतारी, नाच में तू मत रहा भिखारी। अच्छा। तो बाप माँ ने भी या परिवार ने भी मना किया था कि नाच का पेशा भिखारी आप मत अपनाइए। लेकिन अब भिखारी के अंदर का कलाकार, अब उसकी अभिव्यक्ति तो किसी न किसी रूप में होनी थी। जी जी। तो उन्होंने परिवार का कहा नहीं माना, नाच मंडली बनी और उस नाच मंडली में उन्हीं की तरह के छोटी जाति के लोग थे, छोटे वर्ग से आने वाले लोग थे, मजदूर थे। और फिर देखिए कि अपने गांव में वो पूर्वाभ्यास नहीं कर सकते थे क्योंकि गांव में तो सवर्ण भी रहते थे। अच्छा। और ये सवर्ण जानबूझ करके जब भिखारी कुछ इस मूड में होते थे, रचना के मूड में, तब कोई आ जाता था और कहता था कि दाढ़ी बनानी है, माथ बनाना है, बाल काटने हैं, चलो अमुक विधि के लिए
बाबूजी बुला रहे हैं। इस तरह 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 से भिखारी को तंग किया जाता था। अच्छा। इसलिए भिखारी ने वो मरौरा के पास एक खैरा गांव है, वहाँ चंदनपुर एक बैकवर्ड का गांव है, उस गांव को चुना। वहाँ भिखारी ठाकुर को एक दूर के समधी रहा करते थे। वो बैकवर्ड का गांव था, इसलिए वहाँ कोई रुकावट नहीं थी और वहीं उनके कलाकार पूर्वाभ्यास करते थे, वहीं उनको सिखाया जाता था। और इस तरह बाबूलाल उस गांव के रहने वाले थे जो भिखारी के समधी होते थे। और बाबूलाल कुछ निपुण थे इन सब कामों में, नाच में, बजाने में, नाटक करने में। तो वही गुरु बनते थे इनके कलाकारों के और उसी से इनके कलाकार सीखते थे। वहीं सट्टा लिखा जाता था, वहीं से कलाकार जहाँ जाना होता था वहाँ जाते थे, क्योंकि बीच में अगर सो कॉल या तथाकथित सवर्णों को पता चल जाए तो वह जानबूझ करके तंग करते थे या भिखारी पर दबाव बनाते थे कि हमारे यहाँ अमुक काम है, इसलिए वहाँ तुम्हें पहले नाच करना है, उसके बाद कहीं जाना है। और ऐसा अगर भिखारी करते तो फिर तो उनकी नाच नहीं चलते थे। ठीक बात है, क्योंकि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ शादी है, वहाँ भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो इसलिए वो कई जमींदारों से वो लगाव रखते थे और कुछ बड़े जो छोटे राजा थे, हथुआ महाराज या और कुर्सेला महाराज या और महाराज, वहाँ से भी वो संपर्क रखते थे। और जब इस तरह की समस्या आती थी तो इन बड़े लोगों से वो छोटे जमींदारों पर दबाव बनवाते थे और इस तरह भिखारी ठाकुर का काम आगे बढ़ता। ठीक बात है।